अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, न्यूटन के हरकत के कवानीन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो पहले तो आपको याद रखना है कि ये कितने हैं। तो बच्चों ये टोटल हैं 3 लॉ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इसको याद करने से पहले ना आपको मैं एक छोटी सी फ़र्ज़ी कहानी सुनाऊंगी न्यूटन के बारे में। तो आप उस कहानी के ज़रिए इन लॉज़ को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि न्यूटन ने एक बकरी पाली। अब न्यूटन ने नोट किया कि जब तक वो बकरी पे कोई फोर्स नहीं लगाता, बकरी जो है वो अपनी हालत को चेंज नहीं करती। न्यूटन ने क्या नोट किया कि अगर बकरी भाग रही है तो जब तक वो उसको फोर्स लगा के रोकता नहीं है वो रुकती नहीं है, और अगर वो बैठी हुई है तो जब तक उसको स्टिक से मारता नहीं है या हिलाता जुलाता नहीं है, फोर्स नहीं लगाता, तो वो अपनी हालत ही नहीं चेंज करती। तो न्यूटन ने फिर अपना पहला लॉ बनाया, जो कि ये था कि जब भी किसी जिस्म पर नेट फोर्स लगती है तो उसकी पोजीशन में चेंज आता है, और अगर नेट फोर्स नहीं लगती तो पोजीशन में चेंज नहीं आता। मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है, नो नेट फोर्स नो चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन चाहे वो चीज़ चल रही थी चाहे वो रुकी हुई थी, जो भी उसकी पहली पोजीशन थी उससे उल्ट जब हम करेंगे ना वो चेंज इन पोजीशन होगा। अगर वो चीज़ रुकी हुई है तो उसको हरकत में लेके आना चेंज इन पोजीशन है, अगर वो हरकत में है तो उसको रेस्ट में लेके आना चेंज इन पोजीशन है। तो फिर उसने क्या इस कहानी से खुश किया कि जब तक नेट फोर्स ना लगे बकरी हरकत में नहीं आती। मींस कोई भी बॉडी जो है उस पर जब तक नेट फोर्स नहीं लगती उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आता। ठीक हो गया। अब इसकी कुछ और एग्जांपल है। नंबर 1, ग्लास ऑन टेबल। आपने अपने डाइनिंग टेबल पर पानी का गिलास रख दिया। अब आप बैठे हुए और इंतज़ार कर रहे हो कि वो गिलास खुद आएगा और आपके लिप्स के साथ लगेगा, आपके मुंह के साथ, और आप पानी पिएंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। यू हैव टू इंसर्ट फोर्स ऑन इट। आप फोर्स लगाओगे तो वो आप तक आएगा, बिकॉज वो रेस्ट की हालत में उसने वहीं पे रहना है। समझ आ गई। इसी तरह अगर एक कार मूव कर रही है, आप रोकना चाहते हो तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर गाड़ी के अंदर वाला बंदा रोकना चाहता है तो वो ब्रेक सप्लाई करेगा, बाहर का बंदा रोकना चाहता है तो वो भी कुछ ना कुछ करेगा तो उसको रोकेगा। इसी तरह से एक प्लेयर है एथलीट्स वाला जो कि भाग रहा है और आप उसको रोकना चाहते हो तो फोर्स लगानी पड़ेगी। उम्मीद है आपको फर्स्ट लॉ तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है कि जब तक नेट फोर्स नहीं लगेगी कोई भी जिस्म अपनी हालत को चेंज नहीं करेगा। आप अपनी मिसाल ले लें, जब तक सुबह कोई आपको उठाएगा नहीं आप कभी भी उठना पसंद नहीं करोगे, और रात को जब तक आपकी मदर आपको डांट के सुलाएंगी नहीं, फोर्स लगा के, तो आप सोओगे नहीं। ठीक है, तो हालत चेंज करनी देखा कितनी मुश्किल है। तो उसके लिए नेट फोर्स चाहिए होती है। फिर आ जाते हैं सेकेंड लॉ पे। चलें फिर से हम न्यूटन की कहानी स्टार्ट करते हैं। न्यूटन ने क्या कहा था कि बकरी को जब तक फोर्स ना लगाई जाए वो अपनी हालत चेंज नहीं करती। तो उसने क्या किया, उसने बकरी को हिलाया, उसको स्टिक से मारा। ठीक है, तो बकरी आगे से बोली मैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, F इज़ इक्वल टू ma, यानी F इज़ इक्वल टू मैं। हमेशा याद रहेगा आपको कि न्यूटन के सेकंड लॉ में आपने डेरिवेशन करनी है और आप कहाँ तक पहुँचोगे, F इज़ इक्वल टू मैं। फोर्स लगाई तो बकरी ने क्या किया, मैं। M जो है मैस है, A फॉर एक्सेलरेशन, F फोर्स है। अब ये डेरिवेशन कैसे हुई हम यहाँ पे देखते हैं। पहले तो हमने ये बात की कि नेट फोर्स नहीं लगाएंगे तो पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब अगर नेट फोर्स लगा दिया आपने तो क्या होगा, बॉडी की पोजीशन चेंज होगी ना। ठीक है, अगर वो पहले रेस्ट में था तो वो मोशन में आ जाएगा, अगर वो मोशन में था तो वो रेस्ट में आएगा, या उसकी मोशन की स्पीड कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। तो आपको पता है वेलोसिटी में चेंज आ रहा है।
जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिस्म की वेलोसिटी में चेंज आता है, चाहे ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर जिस तरफ मूव कर रही है बॉडी आप उसी तरफ फोर्स लगा दोगे तो ज़ाहिर बात है वो तेज़ी से मूव कर रहा होगा। जैसे आप मशरिक़ की तरफ जा रहे हो और आपको पीछे से धक्का मशरिक़ की तरफ ही लगाते हैं तो आप और तेज़ चलना शुरू हो जाते हो, भागना शुरू हो जाते हो। लेकिन अगर आपको उल्टी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन की तरफ धक्का लगाया जाए तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, ठीक है। तो जो भी करें, चाहे फोर्स आप सीधी साइड से लगाएं या उल्टी साइड से लगाएं, क्या होगा, वेलोसिटी में तब्दीली आएगी। वो तब्दीली जब आएगी तो आपने पढ़ा कि वेलोसिटी में तब्दीली से क्या पैदा होती है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सेकंड लॉ में आप कहोगे कि जब आपने नेट फोर्स अप्लाई की तो पोजीशन में चेंज आई जिससे वेलोसिटी में चेंज आएगी और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब एक्सेलरेशन बेटा याद रखें कि हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन, जितनी कम फोर्स उतनी ही कम एक्सेलरेशन। और दूसरी बात, एक्सेलरेशन जो पैदा होगी वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मकसद ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि देखें अगर कोई भारी चीज़ होगी तो उसकी वेलोसिटी में तब्दीली कम आएगी ना, ठीक है। एक बहुत बड़ा ट्रक है, आप उस पर फोर्स लगाते हो तो कितना की चेंज आएगा उसकी वेलोसिटी में, ठीक है। लेकिन एक हल्का फुल्का पेपर है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो उसका तो ठीक ठाक फ़र्क आएगा। तो जितना ज़्यादा फ़र्क उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन ना। तो इसी वजह से हमने इसको उल्ट रखा कि मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगी, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। अब फोर्स और मास दोनों का ताल्लुक है एक्सेलरेशन से, हम इन्हें एक ही जगह पे लिख लेते हैं, लिख सकते हैं ना। ए इज़ प्रोपोर्शनल टू एफ़ ऊपर था, एम नीचे था, तो हम इनको एफ़ ओवर एम लिख देते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखें जब भी प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो दो चीज़ें लगती हैं उसकी जगह पे, यानी इस साइन की जगह दो चीज़ें लगेंगी, एक ये इक्वल का निशान और एक कांस्टेंट, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू कांस्टेंट एफ़ ओवर एम। और अगर कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो 1 अगर पुट करेंगे तो फिर पीछे क्या रह जाएगा, ए इज़ इक्वल टू एफ़ ओवर एम। 1 को तो हम ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, तो ए इज़ इक्वल टू एफ़ ओवर एम हो गया। और यहाँ से अगर मैं आपको कहूँ कि फोर्स की वैल्यू निकालें जो आपने लगाई थी, तो एफ़ को वहीं पे रहने दें, एम इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा और वो हो जाएगा एम ए। हम इसकी डायरेक्शन ठीक करते हैं तो एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए, जो कि न्यूटन की बकरी भी बार बार कह रही थी कि एफ़ इज़ इक्वल टू मैं। आई समझ? दोबारा से बताती हूँ कि पहले लॉ में हमने कहा कि नो नेट फोर्स नो चेंज इन पोजीशन, के फोर्स नहीं लगाई पोजीशन में चेंज ही नहीं आएगा, लगाओगे तो चेंज आएगा, सिंपल बात की हमने। यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल बात की कि अगर नेट फोर्स लगा दी है तो नेट फोर्स लगाने से हालत तब्दील होगी, मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है हम देखेंगे कि वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक तो वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, यानी कि फोर्स। तो बच्चों जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही वेलोसिटी में चेंज आएगा। इसका तो हो गया इसके साथ रास्त मुतनासिब या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। लेकिन मास के साथ इसका उल्ट हिसाब है, अपोजिट है। मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम, मास कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। तो हमने इन दोनों को एक ही जगह पे इकट्ठा किया, ए को एक ही दफ़ा लिखा, एफ़ ऊपर था एम नीचे था, इनको एक इस तरह से रिलेशन में लिख दिया। फिर प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो हमेशा दो चीज़ें लगती हैं, बराबर का निशान और कांस्टेंट। यहाँ पे हम आम तौर पे जो कांस्टेंट यूज़ होता है वो के होता है, लेकिन कुछ सवालों में स्पेशल कोई कांस्टेंट होते हैं जिन्हें हम स्पेशल नाम दे देते हैं, जैसे जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसके अलावा कैपिटल सी है जो कि कैपेसिटेंस के लिए होता है, वो भी एक कांस्टेंट है। तो इस तरह के कई कांस्टेंट स्पेशल भी होते हैं। और अगर बच्चों के की वैल्यू 1 हो तो ए जो है एफ़ ओवर एम के इक्वल आ जाएगा, और वहाँ से हम एफ़ की वैल्यू निकालेंगे और वो है एम ए, यानी कि मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। यहाँ से आप फोर्स की डेफिनेशन यहाँ से भी निकाल सकते हो कि किसी भी जिस्म पे पैदा होने लगने वाली फ़ोर्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो उसके मास और एक्सेलरेशन के हासिल ज़र्ब के बराबर है, यानी उनके प्रोडक्ट के बराबर होती है। प्लस किसी जिस्म पर लगने वाली फोर्स जो है वो 1 न्यूटन होगी अगर उस जिस्म का मास 1 kg हो और उसमें पैदा होने वाली एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो।
आई समझ। अगर मैं आपको कहूँ कि 1 न्यूटन यानी जो फोर्स की यूनिट है ना न्यूटन, उसको एक्सप्लेन करें या उसकी डेफिनेशन बताएं तो आप कहोगे फोर्स वुड बी 1 न्यूटन इफ़ द बॉडी हैज़ अ मास 1 kg एंड इट प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी न्यूटन वो फोर्स है जो तब पैदा होती है जब 1 किलोग्राम की बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उसमें पैदा हो। अब आ जाए जी थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ, अब न्यूटन की बकरी वाली बात दोबारा से आ जाए। और तीसरा तजर्बा उसने बकरी पे ये किया कि उसने मारी बकरी को टांग। बकरी शरीफ थोड़ी ना थी, बकरी भी जैसे आजकल की जनरेशन है उसी तरह की थी। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, अदले का बदला तो ज़रूर होगा। तो उसने आगे से न्यूटन को और ज़ोर से टांग मारी। ठीक है, न्यूटन ने टांग मारी लेकिन बकरी ने भी आगे से जवाबन उसको टांग मारी। जो न्यूटन ने उसको टांग मारी दैट वाज द एक्शन। ठीक है, और बकरी ने जो टांग आगे से मारी वो है रिएक्शन। अब देखें एक्शन किस पे हुआ, बकरी पे, रिएक्शन किस पे हुआ, न्यूटन पे। तो ये याद रखें एक्शन और रिएक्शन दोनों मुख्तलिफ बॉडीज़ पे होते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक्शन जिस बॉडी पे हो रिएक्शन भी, रिएक्शन उस बॉडी की तरफ से आता है जिस पे एक्शन हुआ हो। ठीक है, जैसे आप और आपका दोस्त लड़ते हैं, अगर आप अपने दोस्त के मुंह पे थप्पड़ मारते हो तो वो रिएक्शन के तौर पे आपको मारेगा। ठीक है, तो आपने उसके मुंह पे मारा तो रिएक्शन आपके मुंह पे होगा। ठीक है, असूल तो ये है थर्ड लॉ में कि जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन हो, लेकिन पता है हमारे झगड़ों में रिएक्शन हमेशा डबल होता है। ये इससे तो आप भी एग्री करेंगे। ठीक है, तो ये एक फ़न के तौर पे हम ये एग्जांपल कोट कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये एग्जांपल इसमें बिल्कुल भी पूरी नहीं आती इस वजह से कि हमारी लड़ाइयों में रिएक्शन हमेशा डबल होते हैं। तो यहाँ पे थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन विच इज़ इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन रिएक्शन बराबर होते हैं, बस डायरेक्शन उनकी अपोजिट होती है। अब आप इसकी एग्जांपल पे आ जाए, मूवमेंट ऑफ गन। आपने गन से फायर किया। ठीक है, जब आप गन से बुलेट को फायर करते हैं, गोली बंदूक से निकलती है, गोली निकलती है आगे की तरफ। ठीक है, अक्सर मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जब वो गन के साथ फायर करते हैं तो उसके बाद एकदम को पीछे से उन्हें झटका लगता है, तो हमें लगता है शायद एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब बुलेट आगे को जाती है तो बंदूक को पीछे को धक्का लगता है, वो होता है इसका रिएक्शन। गोली का आगे को निकलना एक्शन और बंदूक का कंधे को पीछे झटका देना रिएक्शन। इसी तरह रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट जो भेजा जाता है ऊपर, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो गैसेस होती हैं, ठीक, जब फ्यूल जलता है गैसेस निकलती हैं नीचे की तरफ, वो होता है एक्शन, और उसके रिएक्शन के तौर पे रॉकेट जाता है ऊपर की तरफ। इसी तरह हिटिंग बॉल ऑन द वॉल एंड इट बाउंसेस बैक, आप ज़ोर से बॉल को हिट करते हो दीवार पे, ठीक है, वो दीवार से टकराता है, डैट इज़ एक्शन। दीवार उस पर रिएक्शन करती है, वो वापस आपकी तरफ आता है, डैट इज़ रिएक्शन। ठीक है, तो एक्शन दीवार पे हुआ, रिएक्शन हमारी तरफ वापस आया। तो तीनों लॉज बहुत आसान है, बहुत आसान है। सेकंड लॉ थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मुश्किल ये भी नहीं है। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल सिंपल सी मैं वीडियोस बनाती हूँ, हैंड रिटन होती हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को आसान से आसान तरीके से बताया जाए। तो आपको पसंद आए तो आपने इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है। थैंक यू।